स्टूडेंट्स, आप में से कईयों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम डीआरआर और डीआरएफ पे एक वीडियो करना। सो हियर आई एम फुलफिलिंग योर डिमांड ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। लेकिन अब हमारे पास सब कुछ डिटेल में समझने का टाइम नहीं है, तो ये वीडियो मैं प्योरली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कैसे समझना है और कैसे याद रखना है, बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और मेरे नोट्स कॉपी कर लिए अपने नोटबुक में, तो आपको डीआरआर पे क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई हैव सिंप्लीफाइड एवरीथिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इतना ही पढ़ के जाओ, सफिशिएंट है। फटाफट शुरुआत कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अच्छा दोस्तों, आपको डिबेंचर्स रिडीम करने हैं। इररिडीमेबल तो हम इशू कर ही नहीं सकते। रिडीम करने हैं तो पैसे की ज़रूरत है। तो लॉ बोलता है कि भाई कंपनी, तुम लास्ट मिनट पे पैसे की अरेंजमेंट कैसे कर पाओगे? सो वाई डोंट यू कीप सम मनी असाइड इन द फॉर्म ऑफ अ रिजर्व। फिर जब रिडम्पशन की बारी आएगी आपके पास पैसे होंगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। लेकिन ये तो सिर्फ एक रिजर्व है ना, ये तो सिर्फ प्रॉफिट साइड में रखा हुआ है, वो एक्चुअल मनी तो नहीं है। और रिडम्पशन करने के लिए तो मुझे एक्चुअल पैसे की ज़रूरत है। तो इसीलिए लॉ में एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई तुम रिजर्व मतलब प्रॉफिट साइड में तो रख ही रहे हो, साथ में थोड़ा सा एक्चुअल पैसा भी फंड में रख दो। तो उसी से क्रिएट हुआ डिबेंचर रिडम्पशन फंड। अच्छा, अब फंड है तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखना, जब भी फंड क्रिएट किया जाएगा उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर होंगे। तो ये फंड मतलब वो पैसा हमने साइड में रखा है, और कैसे रखा है, हमने उसे फ़िलहाल इन्वेस्ट कर दिया है। जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी हम वो इन्वेस्टमेंट्स तोड़ के पैसा अरेंज कर देंगे और उससे रिडम्पशंस हो जाएंगी। सो व्हाट इज़ द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व? रिजर्व है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा प्रॉफिट हमने साइड में रखा है। कौन सा प्रॉफिट? फ्री रिजर्व्स। द रिजर्व्स विच आर और द प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो डीआरआर क्या होता है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? जो फ्री प्रॉफिट है। फ्री मतलब जिसमें से हम डिविडेंड दे सकते हैं। किस पर्पस के लिए यूज होगा? सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए यूज होगा। पर क्या ये एक्चुअल मनी है? नहीं। डीआरआर तो सिर्फ प्रॉफिट साइड में रखना है। एक्चुअल पैसा क्या होगा? डिबेंचर रिडम्पशन फंड। प्रोविजंस क्या है, कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मीनिंग समझ लो। अच्छा, डीआरआर इज कीपिंग असाइड सम पोर्शन ऑफ योर प्रॉफिट। प्रॉफिट एक्चुअल पैसा नहीं है तो उसके लिए हमने क्रिएट किया है डीआरएफ। फंड है तो दोस्तों उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर होंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट्स आप कहाँ पर करोगे? या तो आप इसे शेड्यूल्ड बैंक में डाल दो, या इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाल दो, या बॉन्ड सिक्योरिटीज़ ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया डीआरआर और डीआरएफ के बारे में। लेकिन ऐसी कौन सी कंपनीज है जिन्हें डीआरआर क्रिएट करना है, या फिर जिन्हें सिर्फ डीआरएफ करना है, या जिन्हें कुछ भी नहीं करना है? तो ऐसी कौन सी कंपनी या इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें सिर्फ डीआरआर क्रिएट करना है, जिन्हें सिर्फ डीआरएफ करना है, या फिर जिन्हें कुछ भी नहीं करना है? तो मैंने ये जो नोट बनाया है ना, ये प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि अगर आप मेन सेक्शन पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पूरे सेक्शन में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया, तो मैंने उसे बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक ही पेज में ला दिया है। अच्छा, ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कंपनीज हैं जिन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है? अगर आप एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सिर्फ 4 ही हैं फिलहाल। एग्जिम बैंक, दैट इज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एनएचबी, दैट इज़ नेशनल हाउसिंग बैंक। नाबार्ड और सिडबी। अगर आप ये चारों में से कोई भी एक
ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो आपको ना डीआरआर क्रिएट करने की ज़रूरत है ना डीआरएफ। अगर आप एक बैंकिंग कंपनी हो तो भी ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। अगर आप एक अनलिस्टेड एनबीएफसी हो या फिर एक अनलिस्टेड एचएफसी हो, दैट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, आई रिपीट, अगर आप एक अनलिस्टेड, भाई अनलिस्टेड है क्यों परेशान कर रहे हो, वो भी एनबीएफसी है, छोड़ो, लिस्टेड की तो बात ही अलग होती है। अगर आप एक अनलिस्टेड एनबीएफसी हो या फिर एक अनलिस्टेड एचएफसी हो तो भी आपको डीआरआर या डीआरएफ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी अदर अनलिस्टेड कंपनी हुई, ओके, अदर दैन अनलिस्टेड एनबीएफसी, अनलिस्टेड एचएफसी, कोई भी दूसरी अनलिस्टेड कंपनी हुई तो उसे डीआरआर भी क्रिएट करना है और डीआरएफ भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो किन्हें नहीं करना है मेरे साथ बोलो। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये 4 हैं जो मैंने आपको नाम दिया है। बैंकिंग कंपनी को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अनलिस्टेड एनबीएफसी, अनलिस्टेड एचएफसी को भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इन दोनों अनलिस्टेड के अलावा और कोई भी अनलिस्टेड कंपनी होगी तो उसे डीआरआर भी क्रिएट करना है और डीआरएफ भी क्रिएट करना पड़ेगा। कितना पढ़ेंगे? अच्छा, ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशन, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसे डीआरआर क्रिएट करना है लेकिन डीआरएफ की ज़रूरत नहीं है? अगर आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 72, तो आपको सिर्फ डीआरआर क्रिएट करना है, डीआरएफ की ज़रूरत नहीं है, वो अप्लाई नहीं करता। अच्छा, कितना डीआरआर? सेम एज दैट ऑफ एनबीएफसी। लेकिन हम बाद में देखेंगे कि भाई एनबीएफसी को डीआरआर तो क्रिएट करना ही नहीं है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो या पब्लिक इशू हो, डीआरआर, एनबीएफसी का तो नाम ही नहीं है डीआरआर में। तो यहाँ पर येस इट इज़ एप्लीकेबल, जो एनबीएफसी को अप्लाई करेगा उतना डीआरआर क्रिएट करना है। अच्छा, कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्हें डीआरआर नहीं क्रिएट करना है लेकिन डीआरएफ करना है? लिस्टेड कंपनीज अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल, वो हर जगह लिखा हुआ है अदर देन, क्योंकि उनको तो एग्जेम्पशन दी हुई है ना। तो अब तक हमने पढ़ा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग, अनलिस्टेड के बारे में, लेकिन लिस्टेड की तो हमने बात ही नहीं की। लिस्टेड में सिर्फ डीआरएफ क्रिएट करना है, वो भी एनबीएफसी विच इज़ रजिस्टर्ड विद आरबीआई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, या फिर अदर लिस्टेड कंपनीज, उन्हें डीआरआर नहीं सिर्फ डीआरएफ क्रिएट करना है। तो एक बार नोट फिर से देख लेते हैं, किन्हें डीआरआर या डीआरएफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे साथ बोलो। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बैंकिंग कंपनी, अनलिस्टेड एनबीएफसी, अनलिस्टेड एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अच्छा, अगर अदर अनलिस्टेड की बात करूं तो उन्हें डीआरआर भी क्रिएट करना है, डीआरएफ भी करना है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो सिर्फ डीआरआर, कितना? सेम एज एनबीएफसी। अच्छा, अगर आप लिस्टेड हो तो डीआरआर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डीआरएफ। लिस्टेड में भी कौन? एनबीएफसी, एचएफसी दैट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एंड अदर लिस्टेड कंपनीज, सिर्फ डीआरएफ। याद रहेगा कि नहीं? यस। अब डीआरआर क्रिएट करना है तो कितना होगा? 10% of the value of outstanding debentures. Okay, 10% of the value of outstanding debentures. अच्छा, तो DRF कैसा होगा? DRF will be 15% of the amount of debentures maturing during the year ending on 31st March of the next year. तो अगर सपोज मैं 1 अप्रैल 2019 पे खड़ी हूँ तो 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मतलब 31 मार्च 2020 को जो डिबेंचर्स मैच्योर होने वाले हैं तो उसका 15% डीआरएफ मुझे क्रिएट करना है।
कब तक क्रिएट करना है? इट मस्ट बी क्रिएटेड बिफोर 30th अप्रैल इन ईच ईयर। तो अगर आज मैं 1 अप्रैल 2019 पर खड़ी हूँ, तो एक महीने के अंदर अंदर, दैट इज 30th अप्रैल 2019 से पहले पहले मुझे ये DRF क्रिएट करना है। क्रिएट मतलब मुझे उतना पैसा शेड्यूल्ड बैंक में या फिर इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, तो वहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे प्रोविजंस DRR और DRF के। आई होप आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी तो क्लैरिटी आ गई होगी कि ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जिन्हें DRR क्रिएट करना पड़ता है या सिर्फ DRF, या जिन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग। और भी कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट।